इस वीडियो में हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखी जाने वाली मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। बैलेंस शीट की एसेट साइड को हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? दो। कौन कौन सी? नॉन करंट एसेट और दूसरी करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट के लिए हमने क्या एब्रीविएशन यूज करी थी? फिडलो। और करंट एसेट्स के लिए IITCSO। फिडलो में फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। ये एक एक करके इनका एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। ये तो पिछली वीडियो में नोट कर लिया ही था पहले ही। तो एसेट साइड की जो मेजर हेडिंग्स के बारे में हमने डिस्कस किया है उनको एक एक करके शुरू करते हैं उनके एक्सप्लेनेशन को। सबसे पहली नॉन करंट एसेट में सबसे पहली है एफ स्टैंड्स फॉर फिक्स्ड एसेट्स। हम फिक्स्ड एसेट्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? चार। कौन सी? टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इंटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इनटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो फिक्स्ड एसेट्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है फर्दर? टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इंटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इनटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। क्या मतलब है इनका? एक एक करके डिस्कस करते हैं। टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स वो फिक्स्ड एसेट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, इस तरह की फिक्स्ड एसेट्स। इंटैंजिबल जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हम उनका प्रयोग कर सकते हैं, हम उन्हें बेच सकते हैं, हम उन्हें खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप में आपको याद होगा गुडविल, आपका नाम, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट, पेटेंट्स, लाइसेंस, फ्रेंचाइज, माइनिंग राइट्स एटसेट्रा। उसके अलावा तीसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है सपोज यहाँ पर जो बिल्डिंग लिखा हुआ है वो पूरी बनी हुई बिल्डिंग है, लेकिन जब आपने 31 मार्च को खाते बंद करने थे उस दौरान आपकी एक बिल्डिंग बन रही थी जिसकी 4 मंजिल बननी थी, लेकिन अभी 3 ही मंजिल तक बन पाया है, 1 मंजिल अभी पूरी नहीं हुई है और बाकी 3 मंजिल में भी अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम बाकी है। यानी कि वो अभी पूरी टैंजिबल फिक्स्ड एसेट नहीं बनी है, वो क्या है? टैंजिबल एसेट इन प्रोग्रेस है। जैसे ही वो पूरी हो जाएगी वो यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगी, लेकिन क्योंकि अभी इस बिल्डिंग को बनाने में बहुत सारा पैसा ऑलरेडी खर्च हो चुका है, इसलिए इसे फिलहाल हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में दर्शाते हैं। तो वो टैंजिबल फिक्स्ड एसेट जिसका निर्माण अभी चल रहा है, जब हमने बैलेंस शीट बनाई है, उसे यहाँ पर लिखा जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब सॉफ्टवेयर पूरा डेवलप हो गया तो हमने उसको इंटैंजिबल फिक्स्ड एसेट में डाल दिया, लेकिन अगर अभी सॉफ्टवेयर का निर्माण हो रहा है, हमने लोगों को IT विभाग में अपॉइंट किया हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को डिप्लॉय किया हुआ है जो कि अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, लाखों रुपए अभी हम खर्च कर चुके हैं, लेकिन अभी तक वो सॉफ्टवेयर पूरा बना नहीं है, तो उसका मतलब क्या है? वो अभी प्रोसेस में है। सो उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है? इंटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। अकाउंट्स में अगर 1 रुपया भी खर्च हुआ है तो उसको हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स के 4 टुकड़े, अगर पूरी बन गई तो टैंजिबल फिक्स्ड एसेट, अधूरी है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इंटैंजिबल फिक्स्ड एसेट पूरी बन चुकी है तो इंटैंजिबल फिक्स्ड एसेट, अभी बन रही है तो इंटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। फिक्स्ड एसेट के बाद में दूसरा नाम क्या दे रखा है? I, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? कोई भी इन्वेस्टमेंट जिसे तुरंत रीसेल के लिए नहीं बल्कि रिटेन करने के लिए, अपने पास रखने के लिए लिया गया है, लंबे समय तक वो एसेट हमारे पास रहेगी, उसे हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में डालते हैं। क्या क्या एग्जांपल्स इसमें हो सकते हैं? दूसरी बात हमें समझ सकते हैं कि 1 साल से ज्यादा ड्यूरेशन के लिए अगर वो इन्वेस्टमेंट हमने किया हुआ है तो क्या क्या हो सकता है? 1 साल से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, यानी कि हम किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे एंगल से वो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म एटसेट्रा। लेकिन ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा अवधि के लिए वो इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। देन डेफर्ड टैक्स एसेट, इसके बारे में हम कोई एक्सप्लेनेशन डिस्कस नहीं करेंगे। सो फिडलो में F हो गया, I हो गया, D हो गया। नाउ L स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यानी कि दीर्घ अवधि के लिए कोई ऋण अगर या कोई एडवांस हमने किसी को दिया हुआ है तो वो हमारा यहाँ पर आ सकता है। क्या क्या है उसमें? कैपिटल एडवांसेस, जैसे कि हमने कोई फिक्स एसेट को खरीदने के लिए, हमने कोई मकान खरीदना है, कोई बिल्डिंग खरीदनी है, तो उस बिल्डिंग को खरीदने से पहले कुछ बयाना देना पड़ता है, कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ता है,
तो उसको हम कैपिटल एडवांस के नाम से जानते हैं। तो अगर किसी फिक्स एसेट को खरीदने के लिए हमने कोई एडवांस दिया तो कल को हमने वो फिक्स एसेट तो खरीदनी ही खरीदनी है, so that will be categorized under long term advances। फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट, अब जैसे कई बार हम बिजली लगवाते हैं, हम बिजली का मीटर लगवाते हैं, तो ऐसे में जो बिजली विभाग है वो हमसे कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराता है। सेम इज द सिचुएशन विद टेलीफोन डिपार्टमेंट ऑल्सो, जब वो हमारे यहाँ टेलीफोन लगाने आते हैं तो वो हमसे कुछ एडवांस की डिमांड करते हैं, तो हमें जो सिक्योरिटी उनके पास जमा करानी पड़ती है। कई बार हम कहीं पर मकान किराए पर लेते हैं तो वहाँ पर उस मकान को किराए पर लेने से पहले भी हमें कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस हमारा इस कैटेगरी में आ सकता है। उसके बाद में फिडलो में फिक्स एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डेफर टैक्स एसेट, एल स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और ओ से अदर नॉन करेंट एसेट्स। अदर नॉन करेंट एसेट्स वे सभी नॉन करेंट एसेट्स जो कि ऊपर किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं हो पाई हैं। क्या क्या हो सकती हैं वो? लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स, वो ट्रेड रिसीवेबल्स जो 12 महीने से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए हैं। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, ऐसा कोई इंश्योरेंस क्लेम जो हमें प्राप्त होना है अभी। अमाउंट ड्यू फॉर एसेट सोल्ड, एसेट को बेचने के लिए भी अमाउंट बकाया है हमारा। तो क्या क्या अमाउंट हो सकता है? ये सब हमारे नॉन करंट एसेट की, अदर नॉन करंट एसेट की कैटेगरी में जा सकते हैं, या कोई और अमाउंट जो हमें लगे कि ऊपर किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा है। क्लियर है नॉन करंट एसेट्स की सारी कैटेगरीज? चलिए बताइए, मशीनरी, मशीनरी की मेन हेडिंग नॉन करंट एसेट, सब हेडिंग टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। गुडविल मेन हेडिंग नॉन करंट एसेट, सब हेडिंग इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो इस तरीके से आपको आंसर देने हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट मेन हेडिंग लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, सब हेडिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट इटसेल्फ। तो ऐसे आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नॉन करंट एसेट के बाद में अगला टॉपिक क्या है हमारा? करंट एसेट्स। करंट एसेट के लिए क्या एब्रिविएशन यूज किया था हमने? IITCSO, आई स्टैंड्स फॉर करंट इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। वहां था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर है करंट इन्वेस्टमेंट। वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्यों था? क्योंकि उसको हमने 1 साल से ज्यादा ड्यूरेशन के लिए निवेश किया था और हमने रिटेन करने के लिए, अपने पास रखने के लिए इन्वेस्ट किया था, दोबारा से रीसेल करने के लिए नहीं। लेकिन करंट इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य क्या है? खरीदो और बेचो, और वो भी केवल 12 महीने या उससे कम ड्यूरेशन के लिए हम उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट 12 महीने के भीतर भीतर कैश में कन्वर्ट करने के लिए की जाती है उसे करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो कोई भी करंट इन्वेस्टमेंट वो आपको बता रहा है कि ये 12 महीने से कम टाइम के लिए है, तो आप उसको करंट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में डाल दोगे। क्या क्या हो सकता है इसमें? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा। कुछ भी नाम यहाँ पर हो सकता है, लेकिन वो आपने 1 साल से कम ड्यूरेशन के लिए किया होना चाहिए। करंट इन्वेस्टमेंट के बाद में दूसरा नाम इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज को हम स्टॉक के नाम से भी जानते हैं। क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम इसमें? देखो, स्टॉक ऑफ 3 तरह का स्टॉक हो सकता है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। कच्चे माल का स्टॉक, अधूरा बना हुआ, कार्य प्रगति पर है, एंड फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक। तो 3 तरह का स्टॉक हो सकता है, ये सब इन्वेंट्री में आता है। कोई आपसे पूछे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मेन हेडिंग करंट एसेट्स, सब हेडिंग इन्वेंट्रीज। उसके बाद में कुछ आइटम्स हैं यहाँ पर इन्वेंट्री में जो बहुत बार पूछे जाते हैं पेपर में। स्टॉक इन ट्रेड, व्यापार करने के उद्देश्य से किसी से आपने सामान खरीदा है। फॉर एग्जांपल, हम गांधीनगर मार्केट से, जो कि एशिया के सबसे बड़ी जो रिटेल रेडीमेड कपड़ों की मार्केट है, तो वहाँ से हमने क्या करा, टी शर्ट्स खरीदी और उन टी शर्ट्स को ऐसे का ऐसे ही बेच दिया, तो वो स्टॉक इन ट्रेड है। ऐसा माल जो हमने पुनः बिक्री के लिए खरीदा है, दैट इज नोन एज स्टॉक इन ट्रेड। अगला स्टोर्स एंड स्पेयर्स, स्पेयर पार्ट्स होते हैं। स्टोर्स एंड स्पेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। अगला लूज टूल्स, लूज टूल्स का मतलब है प्लास, पेचकस, इस तरीके के जो छोटे छोटे टूल्स हैं, वो पाना बोलते हैं, तो चाबी बोलते हैं, इस तरह के जो टूल्स हैं उनको हम लूज टूल्स की श्रेणी में डालते हैं। तो ये भी हमारा इन्वेंट्रीज की कैटेगरी में आता है। इसको बहुत अच्छे से याद कर लो दोबारा से। इन्वेंट्रीज में एक तो स्टॉक, किस चीज़ का स्टॉक? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, तीनों का स्टॉक। फिर उसके बाद में स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स। कोई आपसे पूछे लूज टूल्स कहाँ आता है? लूज टूल्स की मेन हेडिंग करंट एसेट्स, सब हेडिंग इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ करंट एसेट, उसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल्स। IITCSO है, करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेंट्रीज हो गया, ट्रेड रिसीवेबल। इंपॉर्टेंट है
केवल 2 ही आइटम्स यहाँ पर आते हैं, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। जब हम उधार पर माल बेचते हैं, उधार पर माल बेचने के कारण हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स बनते हैं और इनको 2 श्रेणियों में बांटा जाता है, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। डेटर वो लोग जिनको हमने उधार पर माल बेचा है और अगर हम किसी कागज पे हस्ताक्षर करा लें, वादा करवा लेंगे 3 महीने के बाद में पैसा दोगे, तो फिर वो डेटर्स में से निकल के हमारे बिल रिसीवेबल्स बन जाते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है, डेटर्स जमा बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स कोई आपसे पूछे, डेटर्स की मेन हेडिंग करंट एसेट, सब हेडिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। नेक्स्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य, क्या क्या आता है इसमें, अभी हम आगे कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला टॉपिक करेंगे तो वहां पर भी हमारे बहुत ज्यादा काम आएगा और वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है कैश और कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, उसमें क्या क्या सम्मिलित किया जाता है। तो क्या क्या सम्मिलित किया जाता है देखो, नंबर 1 कैश इन हैंड, नंबर 2 कैश एट बैंक, नंबर 3 चेक्स, नंबर 4 ड्राफ्ट, नंबर 5 बैलेंस विद बैंक एज मार्जिन मनी। 1 लाख रुपए हैं बैंक में, खाता खोलने के लिए कम से कम 5,000 रुपए अगर बैंक में होने चाहिए, मार्जिन मनी हो गया। ईयर मार्क्ड बैलेंस विद बैंक, कोई ऐसा डिविडेंड है किसी ने मांगा नहीं है, वो बैलेंस पड़ा हुआ है हमारे पास, वो भी कभी हमें ज़रूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं अगर तो ये सब हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की श्रेणी में आते हैं, नोट कर सकते हैं इसको। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स, ड्राफ्ट, बैलेंस विद बैंक एज मार्जिन मनी एंड ईयर मार्क्ड बैलेंस विद द बैंक। IITC हो गया, बचा S और O। एस का मतलब शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। क्या होते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कोई भी एडवांस या लोन जो कंपनी ने 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल के भीतर यानी कि उससे कम अवधि में या 12 महीने के भीतर। अब ऑपरेटिंग साइकिल एक वर्ड आया है, इसको हम अभी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग साइकिल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो अगर 12 महीने के भीतर कोई प्राप्त करने के लिए कोई एडवांस दिया गया है किसी को, तो वो हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आता है। देन O स्टैंड्स फॉर अदर करंट एसेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इसको लिख के। क्या क्या आता है अदर करंट एसेट्स में, जो ऊपर कैटेगरीज में नहीं आया वो यहाँ पर आते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी ऊपर नहीं आई हैं, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस, बहुत कॉमन एक्सपेंस है, एसेट है, जो हम 11th में भी बहुत बार पढ़ चुके हैं इसके बारे में। एक्रूड इनकम, वो इनकम जो हमने कमा तो ली है पर अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। डिविडेंड रिसीवेबल, डिविडेंड अभी हमें मिलना बकाया है। एडवांस टैक्स, कोई टैक्स हमने एडवांस में पे कर दिया था। तो ये सब हमारे अदर करंट एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आता है। प्रीपेड एक्सपेंस, मेन हेडिंग बताइए करंट एसेट, सब हेडिंग अदर करंट एसेट्स। इस तरीके से ही आपको आंसर देना है, मेन हेडिंग और सब हेडिंग करके। ये कुछ आइटम्स हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनकी मेन हेडिंग और सब हेडिंग ढूंढ के रखो, अभी अगली वीडियो में आपसे पूछूंगी, ये डिस्कस करेंगे हम। तो इन आइटम्स को नोट कर लो, 8 आइटम्स हैं, इनकी मेन हेडिंग और सब हेडिंग आपको पता होनी चाहिए बेटा। अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं फिर। थैंक यू।